नमस्कार, मैं रविकांत शाह आप लोग को सूर्या स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम लोग ने एएलपी का क्वेश्चन फिर से लेकर के आए। प्रीवियस ईयर का जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया उससे बेस्ट क्वेश्चन, और जिस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न में पूछा जाता है, उस टाइप का सारा क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग लेकर के आए हैं। ये क्लास नंबर मेरा 3 है। एएलपी का क्लास 2 हो चुका है, 1 और 2 वो आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कौन सा प्लेलिस्ट में? तो वो आपका विश्वेश्वरैया स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में आप जा करके देखिएगा, तो क्लास 1 और 2 दोनों मिल जाएगा। एक और यहाँ पे एक नोटिस है कि हम लोग कल मतलब संडे को एक स्पेशल बैच मतलब प्रहार बैच करके एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कल डेमो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिनको जिनको वो क्लास अगर पसंद आएगा तो वो आप परचेज कर सकते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं है। उस बैच का जो प्राइस है ओनली 200 है पर स्टूडेंट, मतलब 200 रुपया में आप उस बैच को खरीद सकते हैं। वो एएलपी और टेक्नीशियन का स्पेशल बैच है, ठीक है। वो उस बैच का कल डेमो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। वहां पे आप लोग समझ में आएगा तो लीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं। हम लोग बैच स्टार्ट करेंगे और वो बैच जो चलेगा वो रात में मतलब शाम को 7 बजे से चलेगा, ठीक है। मतलब वो 7 बजे से शाम को चलेगा वो बैच। 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी हो, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे, ठीक है। और वो बैच जो है वो पर डे चलेगा, सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं रहेगा। मतलब मंडे से संडे तक स्टार्ट करेंगे, मंडे से संडे तक चलता लगातार चलता रहेगा जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो उस बैच में उम्मीद करता हूं कि उस बैच में अधिक से अधिक लोग एडमिशन लीजिएगा, ताकि आप लोग हम लोग जो स्टार्ट किए हैं उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। ज़्यादा उसका प्राइस नहीं रखे हैं, पर स्टूडेंट 200, उसमें सारा सिलेबस जितना भी सिलेबस है सारा का सारा कवर करेंगे, ठीक है। उस बैच का नाम है प्रहार बैच, ठीक है। उसको हम कल डेमो में लाएंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि क्या है उसमें, क्या कर सकते नहीं कर सकते। फिलहाल इसमें हम लोग आज का क्वेश्चन में देखते हैं, बाकी का कल उसको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए बोला क्या है इसमें, देखिए ये क्वेश्चन जो है सारा का सारा प्रीवियस ईयर का है। फिर से एक बार नोट कीजिएगा कि जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये क्लास नंबर 3 है, एएलपी का क्लास नंबर 3 चल रहा है आज। जो सारा का सारा प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है वो सारा का सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप और शिफ्ट बाय शिफ्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप से क्वेश्चन हम लोग को डील करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला क्या है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार कर दे, तो पुल की लंबाई पता लगाइए। अब सब आप लोग को पता होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे, ठीक है। या तो फिर ट्रेन का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन वो टाइम एंड डिस्टेंस में ही आता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका बेसिक नहीं पता है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस बेसिक के लिए हम लोग स्पेशल क्लास एएलपी और टेक्नीशियन के लिए लाए हैं, वो है हमारा प्रहार बैच, जो हम लोग सरस्वती पूजा के बाद स्टार्ट होगा। आई थिंक वो जल्द ही मतलब घोषणा कर देंगे। फिलहाल उसका अगला जो लेक्चर आएगा वो डेमो लेक्चर आएगा, उसमें अगर आप लोग को समझ में आया, पसंद आया, तो आप उस बैच को खरीद सकते, परचेज कर सकते। ज़्यादा नहीं है, 200 रुपया है पर बैच, ठीक है। पर स्टूडेंट 200 रुपया है, और उस बैच को आप परचेज करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बोला क्या है यहाँ पे, देखिए एक ट्रेन जो है एक पुल को पार कर देता है, ठीक है। अब ये पुल है, ये पुल दिया हुआ ब्रिज सपोज, ठीक है। ये ब्रिज को पार कर दिया। अब ये ट्रेन जो है कहीं ना कहीं अगर ये स्टार्ट यहां से किया होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए बोला क्या है कि 90 मीटर लंबी ट्रेन, अब ट्रेन के जो लेंथ दिया हुआ है कितना है, 90 मीटर, ठीक है। कितना मीटर है ये, तो टोटल का टोटल जो दिया यहां से यहां तक वो 90 मीटर का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 90 मीटर का लेंथ है और ये स्टार्ट होता है और बोलता क्या है कि एक पुल को पार कर दिया। तो कहीं समझिएगा, पुल का स्टार्टिंग पॉइंट और ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट जब यहां से स्टार्ट करेगा
तो ये यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कुछ दूरी डिस्टेंस कवर करेगा। समझ में आया ना? मतलब अब यहां पे समझिए, जब इसका पॉइंट मतलब ये ट्रेन का फर्स्ट मतलब सामने का जो फेस है यहां तक पहुंचा, तब तक इसका जो पीछे का जो फेस रहेगा वो यहां तक कहीं ना कहीं रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक पूरा ट्रेन इस पुल को पार नहीं कर देता तब तक ये डिस्टेंस काउंट नहीं कर सकते। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि पुल का जो लेंथ है और ट्रेन का जो लेंथ है वो आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझ में आया? क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये खुद का लेंथ से तो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन किसको ट्रेवल कर रहा है, किसको क्रॉस कर रहा है? तो ये पुल को, ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। तो जब ब्रिज को क्रॉस करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके ना क्रॉस करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये पोल दिया हुआ है, एक पोल का भी आता है क्वेश्चन, पोल पे अलग हो जाएगा और ब्रिज का अलग हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलिए, इसका जो लेंथ दिया हुआ पूछा है, इसका लेंथ पूछा हुआ है। बोला क्या इसमें कि जो स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड बराबर दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो है पूरा का पूरा जो लेता है वो 15 सेकेंड लेता है। 15 सेकेंड में पूरा का पूरा पुल को कवर अप कर लेता है। ठीक है, अब 15 सेकेंड में पूरा पुल पार कर दिया, और यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे इस कंडीशन में। और आप लोग को बताए थे कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड दिया हुआ कितना इसका? तो 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या दिया हुआ आपका? तो डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे दिया डिस्टेंस 90 प्लस एल पता है? नहीं पता है। उसके बाद आपका टाइम कितना दिया हुआ? तो 15 सेकेंड। 15 सेकेंड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चलता है ना, तो 15 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चला। अब यहां से लेंथ निकलेगा, क्या करेंगे? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो ये 90 प्लस एल इज इक्वल टू 225 हुआ। अब 225 में 90 को माइनस कर देंगे तो एल निकल जाएगा। ये 225 माइनस 90 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और 9 और 3 12 हो गया 135। ये हो जाएगा आपका 135 मीटर में होगा। ठीक है, तो 135 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? तो बी हो गया। क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग एक स्पेशल बैच चला रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन का, जो बेसिक से रहेगा, ताकि मेरा मोटो ये है कि आप लोग जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा जाए मैथ में, उस सारा का सारा क्वेश्चन आप कवर अप करके आए। ठीक है, तो उसका स्पेशल बैच चलेगा हम लोग का, वो हम कल घोषणा करेंगे। अगले वाला वीडियो जो अगला संडे को जो आएगा कल, ठीक है, उसमें हम स्पेशल एक डेमो क्लास आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें अगर आपको अच्छा लगेगा वो कंसेप्ट, तो कंसेप्ट के अनुसार फिर आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे संस्थान के साथ। और जुड़ने के बाद फिर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आइएगा, देखिएगा बोला क्या है यहाँ पे। हाँ, बोला क्या, एक आदमी, फिर से ये आपका दिया हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस से। बोला क्या है, एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 मीटर पर सेकेंड के पर आवर के हिसाब से दौड़कर आता है। तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय कितना है? समझिए, यहां पे समझिएगा, टोटल जो डिस्टेंस है कुछ ना कुछ तो कवर किया होगा स्टार्टिंग में, यहां से यहां तक गया। सपोज ए और बी, ठीक है, ए और बी है, ए और बी है। अब ए और बी यहां से स्टार्ट किया एक आदमी, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करता है, जब यहां से स्टार्ट करता है, नहीं देखिए, यहां से स्टार्ट किया, जब यहां से स्टार्ट किया तो यहां से चलेगा तो यहां तक पहुंचेगा ही ना, हाँ या ना, पहुंचेगा। हाँ, अब देखिए फिर क्या बोला, यहां से यहां तक गया होगा। सपोज कुछ साइकिल ले लेते हैं या कार ले लेते हैं, ठीक है। अब कार से गया यहां से यहां तक,
चला, उसके बाद यहां से यहां तक चला, उसके बाद फिर यहां से रिटर्न आया। कैसे? वो दौड़ करके आता, मतलब पैदल आता है। ठीक है, जब वो पैदल आया, ठीक है, जाने में कुछ और समय लगेगा और आने में कुछ और समय लगेगा। क्यों? क्योंकि जाने के समय वो कार से या कुछ और से जाता है, लेकिन वापस जो आता है वो पैदल आया, दौड़ के आता, रनिंग करके आता। ठीक है, अब समझिए, देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटा तक चलता है। मतलब पैदल चल रहा है या गाड़ी से भी, जो भी हो, सपोज पैदल ही ले लेते हैं, तो पैदल चलता है तो 4 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब ये जो इसका जो स्पीड दिया हुआ था क्या था, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। लेकिन कितना घंटा ट्रैवल किया वो, तो टाइम दिया हुआ है 3 आवर ट्रैवल करता है वो। तो 3 आवर ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा? तो समझिए, 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो 3 घंटा में कितना किलोमीटर, वो तो पता चलेगा। मतलब डी बराबर कितना हो गया, 4 × 3, 4 × 12 किलोमीटर तक गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ए से लेकर के बी तक वो 12 किलोमीटर तक जाता है। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से यहां तक गया 12 किलोमीटर। अब वो क्या किया, बी तक पहुंचने के बाद वो रिटर्न आ गया। कैसे? दौड़ करके आता। ठीक है, अब दौड़ करके आता रिटर्न, तो दौड़ने का जो स्पीड है क्या दिया हुआ आपका, 16 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना आवर या कितना समय लगेगा, वो पूछा है। चलिए निकालते हैं। तो समय निकालना है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, मतलब डिस्टेंस कितना निकाले हम लोग, 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर निकला। स्पीड के कौन सा स्पीड से रिटर्न आ रहे थे, तो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न आ रहे थे। ठीक है, अब ये समझिएगा, ये आपका हो जाएगा 4 × 12, 4 × 16, मतलब 3/4 आवर, मतलब 3/4 आवर तक वो रिटर्न आ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो ये मेरा क्या हो गया, मिनट में हो गया। तो ये कट जाएगा आपका कितना बाद में, 15 बाद में, 15 × 45, ये आपका 45 मिनट का समय लिया। कितना मिनट समय लिया, तो 45 मिनट समय लिया रिटर्न आने में, 45 मिनट। ठीक है, 45 मिनट रिटर्न आने में समय लिया। मतलब पैदल गया था और दौड़ के आया। पैदल जाने में उसको 3 घंटा लगा और दौड़ के आने में उसको मात्र 45 मिनट लगा। समझ में आया? क्यों? पैदल जाने में उसका स्पीड कम था और दौड़ के आने में स्पीड उसका ज्यादा था। ठीक है, चलिए इस तरह का सारा कंसेप्ट हम लोग बैच में लेके आएंगे, जो इजी से, मतलब ट्रिक के बैच में कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उसको डील कर सकते हैं, 1 बाय 1 जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, यूट्यूब में भी पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, बैच में आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे। समझ में आया? लेकिन हाँ, जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन को डील नहीं कर पाइएगा। हम समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप कंसेप्ट नहीं पता आपको। लेकिन अगर हम बैच में आपको, अगर आप बैच में पढ़ते हैं, बैच में अगर कंसेप्ट समझते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप समझ पाइएगा कि किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, कहां से बनेगा, ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए बोला है यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 कितना दिया हुआ 100 है तो वह संख्या क्या हुआ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इजी है ना। बोला क्या, किसी संख्या का, मतलब x का 2/3 का 1/4 जो है कितना है, 100 है। ठीक है, तो 100 है तो ये कट गया इसके साथ 2, 3 दूना 6, x बराबर कितना हो गया, 600। ये आपका कितना हो गया, तो 600 आपका आ गया। कितना आया, तो 600 आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? इस तरह से आपको करना है, इजी है, बनेगा, है ना। हार्ड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बशर्ते उसको आप कितना समझ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हार्ड समझ रहे हैं तो हार्ड आएगा, समझे, हार्ड समझ में आएगा, और इजी वे में लीजिएगा तो इजी लगेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये दिया हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ, समझिए। यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो अप्लाई करते हैं वो किस पे, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको थीटा ले लिए, अब ये थीटा हो गया। ठीक है, इसको दो तरीका से बता देंगे। ये आपका क्या था, P, ये आपका B और ये H हो गया। ठीक है, P B H हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/2।
एच होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो √3/2 मतलब P का वैल्यू √3 और H का भाई 2 कितना दिया 2, ठीक है। H बराबर क्या दिया है 2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h² = p² प्लस b² होता है ना, h² = p² प्लस b² होता है। अब यहाँ पे देखिए h का वैल्यू कितना दिया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, मतलब यहाँ पे 4 = हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस b², दोनों को माइनस करेंगे तो b बराबर कितना आ गया 1 आया ना, समझ में आया, ये हो गया आपका। अब बोला क्या tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो p/b होता है, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3 डिवाइड बाय 1, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा क्या, ये हो आपका हो गया √3, समझ में आया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन और दूसरा मेथड पे। दूसरा मेथड में मतलब क्या कि यहाँ पे दिया हुआ sin थीटा बराबर √3/2। अब बताइए साइन का कौन सा थीटा पे उसका जो वैल्यू होगा √3/2 होगा, तो सर हमको पता है क्या है सर, तो यहाँ पे है आपका 60 डिग्री पे, मतलब 60 डिग्री पे हम निकालेंगे तो साइन 60 कितना होता है √3/2। अब बताइए तो साइन 60 √3/2 है, तो tan 60 कितना होगा, तो tan 60 आपका हो जाएगा tan 60 = √3, समझ में आया, हाँ या ना। आप इसको डायरेक्ट बना सकते कब, जब आपको इसका रेशियो या इसका फॉर्मूला एंगल का वैल्यू पता रहेगा तब, समझ में आया। जब एंगल का वैल्यू नहीं पता है तो आप ये मेथड से बना सकते हैं, एंगल का वैल्यू पता है तो डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला, बोला क्या एक व्यक्ति मतलब यदि एक वस्तु को 3,735 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% का हानि होती है और वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, ठीक है। बोला क्या है कि कोई सामान है उसको बेच दिए तो नुकसान हो गया, ठीक है। अब बोला क्या है कि हम प्रॉफिट कमाने के लिए कितना रुपए में बेचेंगे, वही निकालना है। तो समझिए कहीं ना कहीं वो किताब का जो वस्तु है उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 100% होगा, 100% पे उसको खरीदे होंगे, जब 100% पे खरीदे हैं नुकसान में बेचेंगे, कितना परसेंट का नुकसान बोला था, तो यहाँ पे बोला है नुकसान 10% का, मतलब 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90% हो गया। अब 90% का लॉस हो गया, जब 90% का लॉस हुआ 90% लॉस पे हम बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, तो यहाँ पे बोला है एक्चुअल में हम 90% का जो लॉस पे बेचे हैं ना, कितना में बेचे हैं, तो 3,735 रुपीज में बेच दिए हैं। उसके बाद क्या बोला है कि 10% लाभ कमाने के लिए हम उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना परसेंट में बेचेंगे, हम 100% में बेचेंगे ना, 100% में बेचेंगे। तो जब 90% का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो ठीक है, सॉरी 100% बोलो 110 मतलब 110% पर बेचेंगे, ठीक है। तो देखिए 90% का इतना दिया हो तो 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 3735 डिवाइड बाय 90 इंटू 110, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, इसको कैंसिल करेंगे तो 9 चौक कितना होता है 36, 4 बार में 13 हो गया, मतलब 9 1 जा 9 कितना हो जाएगा, तो करेंगे 4 मतलब 9 5 45, 9 5 45 मतलब 11। अगर इसको ऐड करते हैं तो 415 और यहाँ पे 415, ठीक है, तो ये 5 हो गया 654 मतलब 45 65, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर समझ में आया होगा तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। उस बैच का नाम है प्रहार बैच, जल्दी घोषणा करेंगे, जब तक आपका ALP खत्म नहीं होता तब तक आपको पढ़ाएं, समझ में आया। ALP का ये जो वैकेंसी आया है जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको रिवीजन करवाते रहेंगे 1 बाय 1 और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन, खास करके DI क्वेश्चन ज्यादा रहता है उसमें, ठीक है। तो DI में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, वही क्वेश्चन ज्यादातर प्रैक्टिस करवाएंगे। चलिए
बोला क्या यहाँ पे देखिए कि 20 निरीक्षणों का अंक गणितीय माध्य दिया हुआ है यहाँ पे 15.5, मतलब 20 ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एवरेज जो वैल्यू है वो 15.5 है। बाद में पाया गया कि मतलब वो देखा क्या कि ऑब्जर्वेशन जो है, एक जो ऑब्जर्वेशन है वो 24 के जगह पे 42 पढ़ लिया गया। ठीक है, मतलब वो देखा कि गलती से हम कुछ और पढ़ लिए और उसको ऐड कर दिए तो वो हो गया। ठीक है, मतलब ओरिजिनल जो था मेरा 24 था, ये मेरा सही है, लेकिन हम पढ़े क्या, इसको उलट दिए, 42 पढ़ दिए, ये मेरा गलत था। अब इसको पढ़ लिए तो मेरा जो 20 निरीक्षण मतलब 20 ऑब्जर्वेशन जो है उसका जो एवरेज हो गया, 20 ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो है वो 15.5 दिया हुआ है। कितना आ गया, तो 15.5 आ गया। अब देखेंगे कि मेरा पहले वाला वैल्यू बड़ा था कि बाद वाला वैल्यू, इसको दो मेथड से बना के देंगे आपको। ठीक है, पहला जो रहेगा वो डायरेक्ट ट्रिक पे रहेगा, दूसरा जो रहेगा आपका मेथड पे रहेगा। चलिए पहले ट्रिक से बताते हैं, उसके बाद मेथड से बता देंगे। देखिए समझिए, देखना क्या है कि मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, 24 है, लेकिन यूज क्या किए हम, तो यूज किए हैं 42। मतलब अगर हम इसको टोटल ऐड करके निकालेंगे, 42 माइनस करेंगे तब ना इसको ऐड करेंगे, तो 24 माइनस 42 करते हैं तो कितना होता है, पहले वो चेक करेंगे। समझ में आया, तो 24 माइनस 42 करेंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब माइनस में आएगा, ये -18 हो गया। -18 आप मतलब इसमें ज्यादा हो गया, मतलब 18 मार्क्स जो है ज्यादा आ गया, इसमें 18 मार्क्स ज्यादा आया होगा तो सब पे आया होगा, कितना लोग पे, तो 20 लोग पे आया होगा कि नहीं आया होगा। तो 18 मार्क्स जो है वो 20 लोग पे सबके बराबर बराबर काउंट हुआ होगा, तो सब पे बराबर बराबर कितना काउंट हुआ है वही निकालना है। तो क्या करेंगे, -18 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो ये आ गया आपका 9, मतलब -0.9, मतलब 0.9 नंबर, मतलब जो नंबर है 0.9 सब में ज्यादा होगा, 0.9 ज्यादा है, 0.9 ज्यादा, 0.9 ज्यादा है। तो सब अगर हम ओरिजिनल बिठाते हैं तो 0.9 को माइनस करना पड़ेगा तब मेरा ओरिजिनल हो जाएगा। तो 0.9 किस में माइनस करेंगे, तो हम एवरेज में माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरा एवरेज ये निकला है 20 लोगों का, 20 लोगों का एवरेज जो है 0.9 ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि हम 24 की जगह पे 42 यूज कर लिए। समझ में आया, और जो यूज किए हैं वो ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए हम उसमें ये इसको माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे -0.9 को कर देते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 6 मतलब 6 यहाँ पे, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, मतलब मेरा जो ओरिजिनल एवरेज है वो कितना है, 14.6। कितना है, तो ये आपका 14.6 है। डायरेक्ट कर सकते हैं। करना क्या है, देखिए जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आपस में माइनस करेंगे। कब, ओरिजिनल वैल्यू को प्लस लेना है और जो गलत वैल्यू लिए उसको माइनस लेना है, दोनों को आपस में माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो -18 आएगा, मतलब ज्यादा हो गया -18, मतलब 18 नंबर ज्यादा हो गया। तो 18 नंबर कम करेंगे, लेकिन देखिए 18 नंबर ज्यादा हुआ कितना लोग पे, 20 लोग पे, तो एक लोग पे कितना नंबर ज्यादा होगा, तो 20 लोग पे 18 नंबर ज्यादा है, तो एक इंसान पे 0.9 नंबर ज्यादा हो गया, और वही 0.9 जो है एवरेज हो गया। अब 0.9 को एवरेज में माइनस कर देंगे तो मेरा नंबर आएगा, आया कि नहीं। चलो अब आते हैं हम आप लोग को जनरल मेथड में क्या बोला है, देखिए समझिएगा। जनरल मेथड जो है यहाँ पे देखिए बोला क्या है कि मेरा एक वैल्यू है, कितना लोग था यहाँ पे, तो कितना लोग है यहाँ पे, तो 20 लोग हैं, 20 लोग है जो कितना एवरेज के अनुसार है, तो 15.5 के एवरेज के अनुसार है। अब इसको दोनों को पता होना चाहिए, एवरेज आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि जब एवरेज वैल्यू को नंबर ऑफ वैल्यू से गुना करते हैं तो टोटल वैल्यू आता है, कि नहीं आता है, बस उसी को यहां अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू दिया हुआ था, नंबर ऑफ वैल्यू से गुना कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आया। अब इसमें समझिए कौन सा नंबर को माइनस करेंगे, जो गलती से डाले थे उसको माइनस करेंगे, और जो ओरिजिनल था उसको हम प्लस करेंगे, मतलब माइनस क्या करेंगे 42 प्लस क्या करेंगे 24। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पे देखिए दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 0 ले लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 और 1 11, 2 1 कम 2 और 1
3। कितना अंक के बाद पॉइंट था? 1 अंक के बाद पॉइंट ला लेते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका 310 माइनस 42 प्लस 24। अब सबको ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा, तो -18 इसमें माइनस करेंगे, दोनों को माइनस किए तो वहां कितना आया था? 18 आया था, तो इसमें 18 घटा देंगे, तो कितना हो गया? ये 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, मतलब 282 हो गया। 282 हो गया। अब ये 282 कितने लोग पे हुआ है? तो 20 लोग पे हुआ है। तो इसको कैंसिल करेंगे, कितना बार में जाएगा? 2 1 कम 2 जाएगा ना, ये 4 बार में जाएगा, और ये कितना बार में जाएगा? 1 बार में। तो कहने का मतलब कितना हो गया? कहीं ना कहीं 2 4 गड़बड़ हो रहा है कहीं तो। ठीक है, 6 आना चाहिए, 2 4 1 आ रहा है यहाँ पे। 310 आना तो वही चाहिए था। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ किए हैं। -20 और 42 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, ये दोनों को गुना करना था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं, 0 का 0 ले लिया, यहाँ पे 1 5 दूना 10, 1 5 दूना 10 और 1 11, 2 1 कम 2 और 1 3, 310 हो गया यहाँ के। ठीक है, 55 को डबल करेंगे, 155 को डबल करते हैं तो 150 का डबल करेंगे 300, और 5 का 10, 310 हो गया ये। अब यहाँ पे हो जाएगा 310 में से 18, यहीं पे शायद आपका गड़बड़ है, कहीं ना कहीं यहीं पे लोचा होगा, 18 माइनस करना है। अब देखिए 24 में से 24 था ना, 42 24, ठीक है। अभी हो गया आपका, इसको दोनों को माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 8, मतलब -18 घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब बच गया 10, 0 हो गया, 1 आएगा 10, तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, यही गड़बड़ हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, मतलब 292। ठीक है, डिवाइड बाय कितना से करना था? 20 से करना था। पहले काटेंगे तो ये आपका कितना बार में जाएगा? 4 6 के बार में, फिर आके पॉइंट लगेगा 14.6, ये वैल्यू आपका है जो एक्चुअली में हम लोग यहाँ से काउंट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला है, ये आपका CISI पे क्वेश्चन है। बोला क्या है कि उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाता है। समझिएगा, कितना महीने में? तो 9 महीने में। ठीक है, वार्षिक दर से मतलब उस फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब समझिएगा, फाइंड द प्रिंसिपल विच अमाउंट्स टू ₹1000, मतलब अमाउंट कितना हो गया? 1000 रुपीज इन 9 मंथ्स एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार हुआ था। SI बराबर क्या होता है? PRT डिवाइड बाय 100। अब देखिए अमाउंट दिया हुआ आपका, अमाउंट बराबर क्या बताए थे? सिंपल इंटरेस्ट प्लस P बताए थे ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे निकालना सिंपल इंटरेस्ट, मेरा अमाउंट कितना दिया? 1000 माइनस P करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये। अब सिंपल इंटरेस्ट में हमको P निकालना है, अमाउंट निकालना है, इनटू R कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ 8%, T कितना दिया हुआ? टाइम, तो टाइम दिया हुआ आपका 9 मंथ। 9 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो ईयरली है, इसीलिए हम ईयरली उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ईयरली कैलकुलेट करने के लिए 9 मंथ को हम कितना से डिवाइड करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 मंथ में कितना ईयर होता है? 1 ईयर होता है। ठीक है, तो ये 12 इंटू 100 हो गया। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, कितना बार में? 3 3 9, 3 4 बार में जाएगा, 4 दूना 8, कट गया ये कटेगा आपका कितना बार में? 50 बार में। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 माइनस 50, ठीक है, इज इक्वल टू 3P। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखिए 50P है ये, अब ये उधर जाएगा, मतलब 1 2 3 4, ठीक है, 50,000 इज इक्वल टू 53P, मतलब 53P हो गया। अब P का वैल्यू निकालेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका 540 डिवाइड बाय 53।
अब समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा यहाँ पे क्या है लॉजिक। अब देखिए यहाँ पे दिया 50 और यहाँ पे दिया 53, तो कितना बार में जा सकता है ये? तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ 50 लेंगे तो यह 53 होगा, नहीं होगा, तो एक और लेना पड़ेगा क्या? तो 500। तो 500 को 53 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स में जा सकता है? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर 9 बार में करते हैं इसको तो 9 × 45 450, ठीक है। तो 9 बार में लेकर के देखते हैं, 450 आ जा रहा है, तो 9 बार में कटेगा, 9 × 27 समथिंग में कटेगा। देखिएगा ये 53 हो गया, ये 50,000 हो गया, 9 टाइम्स में जाएगा, 9 × 27, 9 × 5 45 और 2 47 हो रहा है ना। अभी हो गया आपका 3, यहाँ पे 2 हुआ कि नहीं हुआ? ये कैंसिल हुआ, फिर से यहाँ पे आ गया। अब ये कितना बार में जाएगा? 4 बार में, 500 के 20 में, तो 4 बार में लेकर के जाते हैं, 4 × 12, 500 के 20 और 1 21, ठीक है। ये हो गया आपका 8, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर से 1 0 आ जाएगा, फिर कितना बार में जाएगा? 3 बार में, तो हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो हो जाएगा 3 × 9, 5 × 15, मतलब ये कितना हो गया? 60, मतलब 21, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। अब पॉइंट बिठाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए कौन सा मैच हो रहा है? तो 943 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? 3 है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है, बन जाएगा, ठीक है, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कंसेप्ट कौन सा लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला क्या? 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उनमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर, मतलब भाप बनकर उड़ गया, मतलब भाप बन जाता है, स्टीम बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत कितना है? समझिएगा। अब समझिए, एक दिया हुआ बीकर, मतलब एक टब है, टब में यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है पूरा, मतलब शरबत समझ लीजिए, यहाँ पे शरबत दिया हुआ है, ठीक है। और ये शरबत किसका है? तो चीनी का शरबत है। चीनी तो अकेले नहीं बनेगा शरबत, चीनी के साथ क्या मिलाएंगे? तो पानी मिला हुआ है, समझ में आया? तब बजा के बना है शरबत, मतलब शुगर और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो मिश्रण है, मतलब ये जो घोल है, ये जो शरबत है, कितना लीटर का शरबत है? तो ये दिया है 5 लीटर का, 5 लीटर का शरबत दिया हुआ है, जिसमें से कितना % चीनी दिया हुआ है? मात्र 6% चीनी दिया हुआ है। कितना %? तो 6% चीनी दिया हुआ है। अब समझिए, 5 लीटर को हम कितना मिलीलीटर लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम इसी को % में कन्वर्ट करके डायरेक्ट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा तुरंत, नहीं तो फिर इसमें पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 5 लीटर को कितना मिलीलीटर लिख सकते हैं? तो 5000 मिलीलीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ये इसके बराबर है कि नहीं है? है। चलिए अब बताइए कि 5000 का 6% कितना? क्यों 6% निकाल रहे हैं? क्योंकि इस घोल में 6% चीनी है ना, तो 6%, ऐसा नहीं है कि 10%, 50-60% मिला देंगे तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए 6% चीनी दिया हुआ यहाँ पे। तो 6% मतलब 5000 का 6% कितना हो जाएगा? तो 5000 का 6% हो जाएगा आपका 300। समझ में आया? 5000 का 6% 300, मतलब इसका 6% निकालेंगे तो आपका कितना आ गया? 300 आ गया। मतलब शुगर कितना है? 300 मिली केजी, या जो भी होगा, ठीक है। और बाकी जो बच गया कितना? तो 4700 पानी बच गया। बचा कि नहीं बचा? हाँ। अब क्या बोला है कि कुछ देर बाद वो है उसको गर्म करेंगे। अब इसको गर्म कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गर्म कर दिए, गर्म कर देने के बाद क्या होता है? चीनी उड़ गया। चीनी उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। क्यों? कौन उड़ेगा? तो ये भाप बन के पानी उड़ेगा, ना कि चीनी। चीनी वहीं पे रुकेगा। आई बात समझ में? तो पानी बन के उड़ गया कितना? तो 1 लीटर पानी स्टीम बन गया, भाप बन गया। तो जब 1 लीटर पानी भाप बन जाएगा, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर। समझ में आया? ये हो गया 300 और ये हो जाएगा 3700। घट गया, 1 लीटर घट गया ना। क्या चीनी घटा? नहीं घटा, ठीक है। चीनी का क्वांटिटी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन घट कौन गया? आपका वाटर घट गया। अब पूछा क्या कि अब ये सॉल्यूशन
अब ये सॉल्यूशन कितना हो गया टोटल, पहले था 5 लीटर मतलब 5000 मिलीलीटर, अब 5000 मिलीलीटर में 1 लीटर पानी गायब हो गया, तो कितना मिलीलीटर बचा, तो 4000 मिलीलीटर बचा। 4000 मिलीलीटर में 300 का कितना प्रतिशत है, वही ना पूछा है चीनी का। तो क्या करेंगे, 300 बटा 4000 गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना बार में जाएगा, 7 चौक के 28, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है, यहाँ पे बोला क्या है कि ए और बी के वेतन का योग दिया हुआ है, मतलब ए और बी के सैलरी, जो कंपनी से सैलरी मिला होगा उसका एडिशन दिया हुआ है, कितना, 25,000। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं, उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है। समझ में आया, उनकी बचत का अनुपात दिया हुआ है, रुपयों में उनके वेतन का पता लगाइए। समझिए, अब समझिए क्या बोला है कि वो जो है अपना वेतन का 75% क्या करता है, खर्च कर दिया, ठीक है। और दोनों का योग दिया हुआ है कितना, तो वो दिया हुआ है 25,000 रुपया। 25,000 रुपया दिया हुआ है, क्या है उसका सैलरी। अब समझिए ए और बी दो व्यक्ति थे, ए और बी दो व्यक्ति थे, दोनों का जो वेतन था वो 25,000 रुपया था। कितना था, तो 25,000 रुपया था कि नहीं था। अब क्या बोला है कि वे 75% मतलब 75 मतलब अपना जो सैलरी है उसका 75% खर्च कर दिया। अब समझिए 75% खर्च करता है, मतलब 75 डिवाइड बाय 100 होगा, मतलब 25 या 75, 25 चौके 100 होगा कि नहीं होगा। अब ये यहाँ पे समझिए बोला क्या है कि 75% खर्च करता मतलब 3 भाग, मतलब 4 में से 3 भाग खर्च कर दिया, तो बचा कितना भाग, तो बचा आपका 1 भाग बच गया। समझ में आया, 1 भाग बच गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, तो जो उसका बचत का जो अनुपात है, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, वो दिया हुआ है 14:11, 14:11 दिया हुआ। अब सेविंग इसी में है। अब समझिए थोड़ा सा, अब आते हैं ऑप्शन पे, देखिएगा होना कितना चाहिए, तो दोनों को मिला करके कितना होना चाहिए, तो 25,000 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम 15,000 और 10,000 लेते हैं तो 15,000 और 10,000 में ये दोनों के रेशियो के अनुसार होना चाहिए। ट्रिक में भी आते हैं, पहले हम लोग इसका लॉन्ग मेथड समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 15,000 और 10,000 में, अब यहाँ पे देखिए बोला क्या है कि अगर हम 15,000 का 75% खर्च कर देंगे तो कहीं ना कहीं 15,000 वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से डिविजिबल होगा तो 1 का वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो 4 से देखते हैं, ये कटेगा, 4 तिया 12 कट गया, 1 का वैल्यू आएगा। अगर 15,000 को हम 4 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 का वैल्यू आएगा, 4 तिया 12 हो गया, कितना बच गया, तो 4 तिया 12 और 3 15, 4 7 चौके 28, ठीक है 30, फिर 4 5 20, मतलब 1 का वैल्यू कितना हो गया 3750, कितना, तो 3750। क्या इसका डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सेव कितना रुपया किया था, 1 रुपया, और 1 रुपया का वैल्यू इतना आ रहा था। तो देखेंगे क्या 14 का डिविजिबल है, जब 14 का डिविजिबल होगा तो मेरा आंसर कौन सा होगा, नंबर 1। समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ है ना। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, क्या 14 का डिविजिबल है देखिए 14 से करेंगे 14 दूना 28, ठीक है, 14 तिया 42, मतलब 14 3 42 हो रहा है। तो 14 से अगर 2 बार में करते हैं 28 आ रहा है, मतलब 28। अब यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बार में जाएगा 9, और यहाँ पे 5, 14 25 70, ठीक है। अब 70 फिर करेंगे 6 बार में 84 हो गया, तो ये कटेगा। आगे चल के देखते हैं, 14 6 84 84। अब यहाँ पे 84 करेंगे तो 110, क्या 110 आता है टेबल में, 14 का टेबल में 110 आएगा, नहीं आएगा।
समझ में आएगा। तो 97, 14, 8, 112 हो रहा है। तो क्या ये वैल्यू होगा? तो ये वैल्यू नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला स्टेज में। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम लेते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू 1400, ये हो गया 4000, ठीक है। अब 4000 4 से कटेगा तो कटेगा, कितना बार में कटेगा? तो ये 4 तिया 12, 2 20, 4 5 20। अब ये जो है आपका 14 का डिविजिबल है, 14 का डिविजिबल चेक करने के लिए 3500 डिवाइड बाय 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 दूना 28, 2 बार में जाएगा, फिर आ जाएगा 14 25 70, कट गया। मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, देख लीजिएगा, समझ में आया तो ठीक है। अब समझिए, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना ये? हाँ चलिए, बाय ऑप्शन से करेंगे सारा क्वेश्चन, 1 बाय 1 देखते जाइएगा, ठीक है। इसमें रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए, अब क्या बोला है? 10 पुरुष 10 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकता है, तो 15 पुरुष इस नहर का कार्य पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे? अब ये टाइम इन वर्क का दिया हुआ है। बोला क्या है? 10 पुरुष, ठीक है, 10 मेल, समझ में आया? तो 10 मेल किसी नहर को कितना दिन में? तो 8 दिन में खुदाई कर दिए, तो 15 पुरुष जो है कितना दिन में करेंगे? तो 15 पुरुष कितना दिन में करेंगे? तो कटेगा 5 तिया 3 बार में, पॉइंट में आएगा समथिंग, हाँ ठीक है, पॉइंट में ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 8 दूना कितना हो गया? 16/3, ये हो जाएगा 3 5 15.33, 5.33 इसका आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, आसान था, इजी था। ये जो रूल लगेगा आपका वो हो गया M1D1 इज इक्वल टू M2D2 के फॉर्मूला से लगेगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोला। यदि नंबर 3 6 7 X 11 15 19 20 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य जो है 15 है, तो x की मान ज्ञात करें। माध्य बोला है, मतलब मीन बोला है, ठीक है। तो मीन अगर दिया हुआ यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ये आपका मीन मीडियन मोड का वैल्यू दिया हुआ, मीन मीडियन मोड पे बेस्ड क्वेश्चन है। रेलवे ज्यादातर इस पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए क्या क्या दिया हुआ था? 3 6 7 X 11, ठीक है, 11 15 90 20 28। अब ये जो नंबर है ना, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, ठीक है। अब ये नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। 7 हो गया, X हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद फिर 19 हो गया, फिर 20, फिर 28। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं मतलब क्या कि ये जो ये नंबर होगा ये दोनों से छोटा होना चाहिए ना, इससे बड़ा और इससे छोटा। अब देखिए 11 से छोटा कौन कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे क्या ये होगा? नंबर नहीं होगा, ठीक है। माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करने बोला है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या ये नंबर होगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 11 से बड़ा हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा नंबर होगा? 11। या तो 11 हो सकता है या तो उससे सिर्फ छोटा हो सकता है। आप ऐसे भी इसको एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं। बाकी आपको पता है कि मीन क्या करना है, सबको ऐड करना है, डिवाइड बाय जितना नंबर दिया उसको करके निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आसान था ये। आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला, फिर से देखिए एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन दिया, 2 अंकों की 2 संख्याएं का गुणनफल दिया हुआ, उनका एलसीएम दिया हुआ इतना, तो संख्या निकालने पूछा है। गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो वो संख्या पूछा है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। अब यहां पे समझिएगा,
हमको पता है कि a और b दो संख्या है, जब ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, किसके किसके बराबर होगा, तो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा कि नहीं। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2160 दिया हुआ है, 2160 दिया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पे देखिए, और एलसीएम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 180। तो क्या नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से एचसीएफ निकलेगा आपका, है ना, निकल जाएगा, कट गया। इसके बाद में कितना बार में कटेगा, तो 18 कम 18, 18 दूना 36, मतलब 12 बार में 12, मतलब एचसीएफ क्या आ गया, 12 आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब मेरा एचसीएफ 12 है तो ये दोनों नंबर में मेरा 12 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, इसमें भी 12 होना चाहिए और इसमें भी 12 होना चाहिए। अब देखते हैं कौन सी संख्या 12 से डिविजिबल है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 12 से कटेगा, लेकिन ये कटेगा 30 नहीं कटेगा, 12 से ये कट रहा है और ये भी कट रहा है। ठीक है, इसमें देखेंगे ये नहीं कटेगा, इसमें देखेंगे ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, आसान है, आसान था, इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए फिर से ये एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है कि एचसीएफ ज्ञात करें दोनों का, क्या है, तो 198। बार बार बता रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन अधिक पूछता है तो उसको कंफर्म कर ले। अब डिफरेंस मेथड निकालते हैं, तो ये दोनों का 0 हो गया, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब 120 होगा ना, 120। अब 120 जो है 120 को फैक्टराइज करते हैं कितना बार में, तो ये 2 हो गया और ये 60 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि 60 कौन सा नंबर से डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए, तो क्या 8 से 60 कटेगा, तो 8 से 60 करते हैं तो 8 से 56 होता है, कटेगा नहीं कटेगा। तो क्या कटना चाहिए, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा तो नहीं कटेगा। किससे कट रहा है, आपका 6 से कट रहा है, 6 से। ठीक है, तो 6 से कटेगा, ये आपका कट रहा है 60, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है। यहाँ पे देखिए 6 3 18 18, 6 कम 6 6 3 18। अगर आपको लग रहा होगा कि सर नहीं ये 8 से भी कटेगा, तो चेक कर लीजिए, 8 दूना 16 होता है, 3 38, क्या 38 कटेगा 8 से, नहीं कटेगा। 32 फिर 40 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आसान था, एचसीएफ निकालने का तरीका इसी तरह से है, इजी है, कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिए, क्या बोला है, एक परीक्षा में 25 सवाल थे, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए गए और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने सवाल सही किए। ये आपका रेलवे जैसा हो गया कि हर क्वेश्चन पे 1 नंबर, हर गलत पे 0.33 क्वेश्चन नंबर कटेगा, लेकिन यहां अलग है, हर सही पे 4 नंबर देगा और हर गलत पे 2 नंबर काटेगा। ठीक है, चलिए हर सही पे 4 मार्क्स, ठीक है, और हर गलत पे 2 मार्क्स कटेगा, हर गलत पे 2 मार्क्स कट जाएगा, हर सही पे 4 मार्क्स मिलेगा। अब क्या बोला यहाँ पे देखिए कि यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किया, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 70 मार्क्स लाया है। कितना मार्क्स लाई है टोटल, तो 70 मार्क्स टोटल लाई है। कितना मार्क्स लाई है, 70 मार्क्स। अब बोली क्या है उसमें कि क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट की थी। अटेम्प्ट करने का सेंस ये हुआ कि कितना नंबर वो करेक्ट की थी, कितना नंबर वो सही की थी, तब ना जाकर के वो क्वेश्चन बनेगा। बोला क्या है कि 25 सवाल है, ठीक है, 25 सवाल किया। अब समझिए थोड़ा सा, 70 मार्क्स है, ठीक है, तो 70 मार्क्स है और 70 मार्क्स के लिए हमको 25 सवाल सॉल्व करना है। तो समझिए अगर 25 में से 25 अगर सही हो गया, कितना मार्क्स मिलता, 100 मार्क्स मिलता कि नहीं मिलता 100 मार्क्स। देखिए 25 में से 25 अगर सही करते तो 100 मार्क्स मिलता, लेकिन मिला कितना है, 70। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 70 मार्क्स मिला है, अब कहीं ना कहीं ये 30 मार्क्स कटा होगा इसमें,
तब ना 70 मार्क्स मिला है। तो 30 मार्क्स कट गया, तो 30 नंबर कट गया, मतलब 30 नंबर कटा है तो कितना नंबर मिला होगा? तो 30 नंबर कटा होगा तो कितना क्वेश्चन गलत हुआ होगा? तो 15 क्वेश्चन गलत हुआ होगा, तब ना 30 क्वेश्चन गलत हुआ, 30 नंबर गलत हुआ, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 15 क्वेश्चन एग्जैक्ट, यहाँ पे 15 क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 30 नंबर कट गया इसका, तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा सही भी तो हुआ होगा, कम गलत भी तो हुआ होगा, वो भी देखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आप किए हैं 80 क्वेश्चन सही किए और 20 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन गलत किए, तो ये ऑलरेडी कट गया। अगर आप 80 नंबर का सही कर दिए, 80 नंबर मिला इधर, 80 नंबर सही हुआ और 20 नंबर गलत हो गया, तो ये तो 20 नंबर कट गया ही कट गया, लेकिन इस पे भी तो आपका कटेगा कितना? तो सपोज लेते हैं आधा नंबर इसमें ले लेते हैं, तो आधा नंबर इसमें लेंगे तो इसका अगर आधा नंबर कटता है, एक पे आधा नंबर कटता है, तो 20 क्वेश्चन गलत हुआ, कितना नंबर कटना चाहिए और? तो 10 नंबर और कटना चाहिए। तो एक्चुअली में मेरा जो नंबर मार्क्स जो आएगा 70 मार्क्स आना चाहिए, लेकिन हम सही कितना किए थे? 80 ना किए थे, लेकिन हमको 70 मार्क्स मिल रहा है। तो यहाँ पे वो भी देखना है कि एक्चुअली में हम सही कितना किए थे। ठीक है, तो चलिए समझिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम 20 क्वेश्चन सही करते हैं, 20 क्वेश्चन सही करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा? 80 नंबर मिलेगा, मिलेगा नहीं इतना। और बच गया 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 5 क्वेश्चन गलत कर दिए तो कितना नंबर कट गया? 10 नंबर कटा। आई बस समझ में? 20 क्वेश्चन सही किए और 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 80 में से 10 नंबर कट जाएगा तो कितना नंबर आएगा? 70 नंबर आएगा। आया कि नहीं आया? तो अगर हम 20 क्वेश्चन सही करेंगे तब ना हमको 70 मार्क्स मिलेगा। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ में आया? इजी था, कर लेंगे, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है देखिए, बोला क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है क्या, तो y प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस y प्लस 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3 है। तो y का वैल्यू पूछा है, क्या करेंगे? सिंपल सा है, एलसीएम निकाल देते हैं। तो ये 15 हो गया, इसको 5 से गुना करेंगे तो 5y प्लस 5 प्लस ये 3y प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये हो गया 5y और 3y, कितना y? 8y हुआ। 8y इज इक्वल टू 6 और 5 11, मतलब 15 3 45, 45 माइनस 11 करेंगे तो 8y इज इक्वल टू कितना? इसको माइनस कर देते हैं तो 33 बचेगा, हाँ या ना? 45 सॉरी 33 बोले 34, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 8, 8 चौके 32, 4 बार में 4 पॉइंट समथिंग है। कौन सा आंसर होगा मेरा? तो 4 पॉइंट समथिंग का आंसर होगा। ज्यादा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, ये भी एवरेज का शायद क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला क्या है कि जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत, मतलब जेम्स नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो कौन कौन सा एग्जाम देता है? तो दे रहा है यहाँ पे गणित, विज्ञान और इतिहास, मतलब मैथ, साइंस और हिस्ट्री का एग्जाम दिया। ठीक है, अब उसमें जो एवरेज मार्क्स आया है वो कितना आया? तो मैथ प्लस, है ना, मैथ प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री का जो एवरेज मार्क्स है वो 89 है। आई बस समझ में? अब यहाँ पे क्या बोला, यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो, मतलब लैंग्वेज पेपर इसमें जोड़ दें, मतलब मैथ को, साइंस को और हिस्ट्री के साथ लैंग्वेज पेपर भी जोड़ दिया जाए तो क्या बोला है, वो घट करके कितना हो जाता है? तो 88.25 घटा।
88.25। तो बोला का है कि इसमें लैंग्वेज पेपर कितना मार्क्स का था वो पूछा है। क्लियर? तो लैंग्वेज पेपर कितना मार्क्स का है वो पूछा है। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घट कितना गया है, तो अप्रोक्स 0.75 घटा है ना, 0.75 घट गया, उतना ही ना घटा इसमें से इसमें ने। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि मैथ साइंस और हिस्ट्री में टोटल मार्क्स कितना आया। तो मैथ साइंस हिस्ट्री मतलब इसका एवरेज निकालेंगे, 3 से भागा देंगे तब ना इतना आएगा, और इसको 4 से भागा दिए तब ना मेरा इतना आया है, एवरेज निकला है। ठीक है, तो मैथ प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री इज इक्वल टू कितना, 9 तिया 27, 8 तिया 24 और 2 कितना हो गया, 26 हुआ। ठीक है, मैथ साइंस हिस्ट्री में इतना मार्क्स आया, और इस चारों में कितना मार्क्स आया, तो इसको निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, मैथ प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री प्लस लैंग्वेज पेपर में सबको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20, 0 5 4 गुना 8 और 2 10, 1 हो गया, 8 चौके 32 और 1 33, 8 चौके 32 और 3 35, 35, मतलब आपका 353 सब में है, 353 टोटल मार्क्स हुआ 353, लेकिन पहले कितना मार्क्स था 267, कितना बढ़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़ा 6, यहाँ पे बढ़ गया आपका 14, मतलब 14 हो जाएगा आपका 8 और 8 बार, मतलब 86 मार्क्स ज्यादा है। 86 मार्क्स कितना था, लैंग्वेज पेपर में कितना मार्क्स था, तो 86 मार्क्स था, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज था वो कम हो गया, ज्यादा रहता तो बढ़ जाता। क्लियर हुआ, समझ में आया है ना। देखिए मेरा मकसद ये है कि आसानी से आसानी कैसे बनाया जाए क्वेश्चन को, वो तरीका है। ठीक है, आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा अच्छा से, तभी रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि अंकिता 40 मीटर की लंबाई, मतलब 40 मीटर लंबाई 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत में कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है। अब समझिएगा थोड़ा, ये आपका खेत फील्ड दिया हुआ है, खेत, ठीक है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 40 मीटर, 40 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया 30 मीटर, आई बस समझ में। और अंकिता नाम की लड़की है, ये कॉर्नर पर खड़ी है, ठीक है, ये कॉर्नर पर खड़ी है। अब वो क्या बोली कि हम इधर से नहीं जाएंगे, हम ये बीचों बीच जाएंगे, मतलब विकर्ण के थ्रू जाएंगे, ठीक है, डायगोनली जाएंगे। डायगोनली जाएंगे तो इसका डायगोनल यहां पे चलेगा। अब ये क्या की कि यहां से चली, यहां पहुंची, फिर यहां से वापस आ गई। तो बोला गया है क्या कि यहां से यहां तक जाने में और वापस आने में कुल कितना दूरी तय करती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इस जो रास्ता है, ये रास्ता का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब इस रास्ता का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, ये आपका कौन सा एंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। अब ये 40 है, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 50 होगा कि नहीं होगा। ट्रिपलेट के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एक एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। आई बस समझ में। तो वो 90 डिग्री का होता है एक कोण। जब ये रेक्टेंगल बना तो जब ये 40 है, ये 30 है, तो कितना हो जाएगा 50 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब ये 50 हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, ये यहां से यहां तक गई 50 मीटर से और वापस आएगी भी 50 मीटर से। कहीं ना ये 60 मीटर तो नहीं ना ट्रेवल करेगी, नहीं करेगी, जितना जाएगी, जितना दूरी जाएगी उतना ही दूरी में वापस आएगी, समझ में आया। तो टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो 50 + 50 इज इक्वल टू कितना 100 मीटर, समझ में आया। तो 100 मीटर कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ ऑप्शन में, समझ में आया, है ना। आसान था, इजी था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और आसानी से बनेगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि पूरा हार्ड रहता है क्वेश्चन, कैसे तैयारी करें, नहीं समझ में आ रहा है,
कुछ मत सोचना, इससे फालतू चीज सोचिएगा, जितना ज्यादा फालतू सोचिएगा उतना ज्यादा बर्डन आएगा, उतना ज्यादा प्रेशर आएगा, फिर उतना ज्यादा आप पढ़ नहीं पाइएगा, आप वहां से डिस्कनेक्ट होते जाइएगा, ठीक है, पढ़ाई से। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया हुआ है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, तो 5/3 बचता है। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज ए बी को हम ए से भागा दे रहे हैं, ठीक है, चलिए नंबर ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 7, यहाँ पे 8 ले लिए, एक बार में गया, ठीक है, 7, यहाँ पे कितना हो गया 1, हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कौन कौन सा नंबर था मेरा, 7 और 8 था ना, तो 8 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 7 को हम 1 के साथ गुना करेंगे और 1 के साथ जोड़ देंगे ये नंबर से, तो मेरा 8 आएगा कि नहीं आएगा, बस वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है। दो धनात्मक पूर्णांक का दिया हुआ ए और बी का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 375, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, अब देखिए जिसको जिसके साथ डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला बड़ा संख्या होगा, नीचे वाला छोटी संख्या होगा, ध्यान दीजिएगा एक चीज। चलिए अगर हम यहाँ पे a को b के साथ डिवाइड करते हैं, a को b के साथ डिवाइड करते हैं तो मेरा कौन सी नंबर आना चाहिए, तो शेषफल जो आना चाहिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू आना चाहिए 5/3 होना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चलिए अब करते हैं, मेरा जो ये इसको समझ लीजिए a, इसको समझ लीजिए b, ठीक है, समझ में आया, और इसको समझ लीजिए 5/7। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसको ये लाना है, हमको b लाना है, तो b बराबर हो जाएगा, ठीक है, b बराबर, अब यहाँ पे समझिए b को अगर 1 से गुना करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ नंबर आएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए समझिएगा थोड़ा सा, बोला क्या है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम सबसे छोटी संख्या यहाँ पे निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों का जो फ्रैक्शन होना चाहिए उसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5/3 बचना चाहिए ना, हाँ या ना, कटने के बाद, हाँ चलिए देखते हैं, करते हैं उसी तरह। तो अगर एक संख्या 15 है, 15 है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का मल्टीपल ये होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो नंबर होगा ये इससे कटना चाहिए, तो 15 से कटेगा, तो 15 दूना 30 कट गया, 15×5 75, दूसरी संख्या कितना आ गया 75 हुआ। अब 25 तो 25 को हम, ठीक है, 25 को हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, बचेगा कितना, तो बचेगा आपका यहाँ पे डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 5×3 15, 5×5 25 आ गया, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5×5 25 आया ना, ये वैल्यू आया कि नहीं आया, यहाँ पे आया कि नहीं आया। दोनों मेथड से बनाइएगा, बनेगा, बशर्ते आप यहीं से बना सकते हैं, इसको आ जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरे से अब से मेरा कौन सा आंसर दिए थे हम, यहाँ पे 15 लिए थे, वो सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, छोटी संख्या का पता लगाया, तो छोटी संख्या क्या हो गया 15 हो गया, बड़ी संख्या क्या हो गया 25 हो गया, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि चूज द वन दैट द कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ये इसमें से एक नंबर चूज करना जो तीनों से या चारों से अलग हो या तीनों से अलग हो, ठीक है। ऑड मीन आउट करना इसमें कैसे कर सकते, देखिए यहाँ पे कितना दिया 15/20 पहला नंबर, ये 48/60 और ये हो जाएगा 21/28 और ये हो जाएगा 75/, तो इसको कैंसिल करेंगे 3/4 हो गया, 7×7=28, ठीक है, और 5×3=15, 5×4=20, सब एक ही जैसा फ्रैक्शन है, ये एक ही जैसा, कहीं ना कहीं ये अलग हो जाएगा कि नहीं होगा, तो 12×4=48, 12×5=60, ये अलग है कि नहीं है, तो कौन सा ना ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, कि हाँ या ना, आसान था, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, एक मशीन के निर्माण में मूल्य को, मतलब मूल्य को सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च के बीच
मतलब एक जो है कहीं ना कहीं एक मशीन बनाया जा रहा है, ठीक है। सपोज ये मशीन को हम बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो इसमें सारा कुछ जो खर्च आएगा उसको 3 भाग में बांट दिया। कौन कौन सा भाग है यहाँ पे, तो दिया हुआ यहाँ पे सामग्री, श्रम और अतिरिक्त खर्च, ठीक है। तो जो सामान लिए सो, ठीक है, सामग्री, उसके बाद दूसरा जो इसका जो होगा लेबर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं श्रम, लेबर कॉस्ट हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका श्रम। लेबर कॉस्ट अनुपात जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो खर्च करेंगे वो, मतलब एक्स्ट्रा खर्च, मतलब लिख सकते हैं अतिरिक्त खर्च, ठीक है। अतिरिक्त खर्च हो गया ये, मतलब जो सामान लगाए वो, जितना लेबर लगा वो, और जो एक्स्ट्रा खर्च किए वो, तीनों को अलग अलग भाग में बांट दिया गया। अब क्या बोला है, किस रेशियो में डिवाइड किया है, तो 5:3:1 के टर्म में डिवाइड किया है, हाँ या ना। अब क्या बोला इसमें कि अतिरिक्त खर्च जो है, मतलब यदि आवंटित किया गया अतिरिक्त खर्च कितना है, 1,49,500 है, तो मशीन का मूल्य दाम कितना था। मतलब अतिरिक्त खर्च ही हम कर दिए हैं 1 लाख रुपया के लगभग में, 1.5 लाख के लगभग में, तो दाम कितना होगा। तो देखिए अतिरिक्त खर्च का रेशियो कितना है, 1, तो 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 149,500 दिया हुआ है ना। तो टोटल खर्च कितना हुआ, तो 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 149,500 इंटू 9, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो ये जो 00 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 9 9 81 और 4 85, 8 हो गया, 9 चौक 36 और 8 कितना 44, यहाँ पे 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 9 एकम 9 और 4 13, ये कितना हो जाएगा आपका 13। मतलब यहाँ पे आपका जो वैल्यू आया है कितना है 1345, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कहीं, 13 हाँ दिया हुआ है, ठीक है, 1345,500। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। देखिएगा जितना भी हम आप लोग को करवा रहे हैं, ये सीरीज जो लाए हैं वो ALP और टेक्नीशियन का स्पेशलिस्ट सीरीज है, ठीक है। ये जो आपको मिलेगा वो आपको हर मतलब ये YouTube के चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। और हम लोग एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ALP और टेक्नीशियन का स्पेशल बैच चलेगा, जिसमें आपको बेसिक पूरा का पूरा बताया जाएगा, ठीक है। अगर उस बैच को अगर ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसका बेनिफिट जरूर उठाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।